A very good day everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT IDT for CA final and taking both group mentoring. So now this is the second part of the chapters that we have just started. हमने अभी तक क्या किया है, क्वेश्चंस के साथ जो चैप्टर्स स्टार्ट किए थे उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया है. ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चंस. सो यू कैन सर्च फॉर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरियस एंटिटी. एंड वेरियस एंटिटी में ये जो टॉपिक्स हैं, ऑल दिस टॉपिक्स आर हैविंग क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन बैंक. बट ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस चैप्टर्स. मेरा फोकस किस पे होगा, ज़्यादा इन चैप्टर्स पे होगा. ये अगर टाइमली हमारे कंप्लीट हो जाते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, तो मैं इसका आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी जिसमें सिर्फ प्रोविजंस होंगे, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. या बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट डिविडेंड, फॉर डिविडेंड आई विल बी गिविंग यू अ रिविजन वीडियो. वो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, इलेक्टोरल पे भी है, पॉलिटिकल पार्टी पे भी, इन सब पे ऑलरेडी मेरा क्या है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. Now, second thing, how much will be the time for various entity? 3 to 4 hours लग सकते हैं हमको along with question इसे कवर करने में. पहले हम जैसे अगर मैट को कंप्लीट कर रहे हैं तो मैट के साथ मैट के क्वेश्चंस को देखेंगे. फॉर्म अगर कंप्लीट करें तो फॉर्म के साथ क्वेश्चन. एओपी अगर कंप्लीट करें तो एओपी के क्वेश्चंस वी विल बी जस्ट कंप्लीटिंग along with the provisions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मैट. मैट के प्रोविजंस में क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. ये किसको एप्लीकेबल है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज एप्लीकेबल टू कंपनी. Is it applicable to every type of company? Yes, it is applicable to your foreign company, your government company, your private company, your non-government company. It is applicable to every kind of the company. When it is about MAT, when MAT is not applicable to a company, तो if it is a foreign company, MAT applicable नहीं होगा अगर ये आपकी क्या है, foreign company है. फॉरेन कंपनी ऐसे कंट्री की रेसिडेंट है जहां पे हमारा DTAA है, वी हैव DTAA विद दैट कंट्री. तो फॉरेन कंपनी मेरी ऐसी कंपनी की रेसिडेंट है तो हमारा वहां पे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकेंड, फॉरेन कंपनी इज द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. वो किसी ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जहां पे वी डू नॉट हैव DTAA. However, that foreign company in any situation is not required to get registered in India because any law is not applicable to foreign company that compulsates the foreign company to get registered in India. So foreign company is a resident of a country with which we do not have DTAA, but that foreign company is not required to get registered in India due to any of the law. Due to any of the law, it is not required to get registered in India. Then if the total income of the foreign company, if the foreign company is having total income only from PGBP and presumptive taxation is applicable, it is covered under presumptive taxation. Or foreign company or the company, it's not about foreign company, sorry, this one, if the company has opted 115 BAA BAB, because domestic company has option either to go for 115 BAB 115 BAA. तो अगर मेरी इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी ने ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया है और फॉरेन कंपनी इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आती है, तो मैट के कॉन्सेप्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मैट? मैट का मतलब है कि देखो, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द टैक्स, व्हाटएवर जो भी बोलता है नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द टैक्स, बट आपको नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स निकालना है, साथ में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एंड बुक प्रॉफिट का 15% विच एवर इज हायर. बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो, व्हाटएवर इज द 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट, एंड नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स आता है, व्हाटएवर इज हायर, इसमें से जो भी हायर होगा दैट यू हैव टू पे. What does it means? नॉर्मल टैक्स मेरा बोलता है कि मेरा 10 लाख का क्या होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए. However, when I calculate बुक प्रॉफिट का 15% करती हूँ, तो सपोज इट इज कमिंग टू बी 12 लाख, तो मुझे पे करना है मिनिमम 12 लाख रुपीज. मैम वी आर पेइंग एक्स्ट्रा. हमें नॉर्मल टैक्स प्रोविजन बोलता है 10 लाख पे करना है, बट हम 12 लाख पे कर रहे हैं. तो व्हाट अबाउट दिस 2 लाख? ये 2 लाख आपको एज अ क्रेडिट मिलता है फॉर द 15 ईयर्स. 15 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसका क्या कर सकते हो, क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो. यू कैन यूटिलाइज द क्रेडिट. नाउ
व्हाट अबाउट द नॉर्मल टैक्सेस? नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल टैक्स, इफ इट इज डोमेस्टिक कंपनी, either 25% और 30% विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन दी सिनेरियो। अगर 115 BAB लिया है, 115 BAA लिया है, तो जो वहाँ पे टैक्स रेट लिख के रखा है हमारे लिए, वो टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इफ इट इज अ फॉरेन कंपनी, ऑलवेज द टैक्स रेट इज 40%। सरचार्ज ऑफ इंडियन कंपनी, अगर नेट टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, इट वुड बी 7%। एंड सरचार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 करोड़। अगर मेरा जस्ट अ मिनट या तो अगर इंडियन कंपनी है ग्रेटर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, नेट टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, तो 7% सरचार्ज है। वही सेम हमारी फॉरेन कंपनी के लिए 2% है, एंड ग्रेटर देन 10 करोड़ पे 12% है सरचार्ज, और हमारी फॉरेन कंपनी के लिए 5% है। हेल्थ एंड एजुकेशन से इज द सेम फॉर ऑल। सो बेसिकली जब आप नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, क्या आपको सरचार्ज के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने? बिल्कुल। क्या मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है? इफ एप्लीकेबल, यस, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आपको कंसिडर करना है। When considering book profit, when I calculated book profit पे 15% आई एम कैलकुलेटिंग, तो क्या बुक प्रॉफिट पे 15% कैलकुलेट करते वक्त भी मुझे सरचार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? क्या वहां पे भी मुझे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? यस, वहां पे भी सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ आपका क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी कहाँ है? लोकेटेड है IFSC में। इफ योर कंपनी इज लोकेटेड इन IFSC, इन सच अ केस इट इज नॉट 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट, इन सच अ केस मैट एप्लीकेबल विल बी 9%। वहां पे आपका मैट कितना एप्लीकेबल हो जाएगा? 9% है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मैट। अब जो मैट आपको मैं करवाऊंगी उसमें आपको एक न्यूमोनिक याद रखना है। न्यूमोनिक इन सेंस आप, मैं बोल सकती हूँ, मेमोरी टेक्निक याद रखना है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर सेज, अभी वो कैसा होगा मैं आई थिंक ये समझाते समझाते आपको बता दूंगी। डी से क्या है, आर से क्या है, वो ज्यादा होगा। डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस। डॉक्टर क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। ठीक है, रेस्ट इन पीस डॉक्टर ने बोला, तो हमारा क्या हो गया? ट्रस्ट ब्रेक हो गया। हमारा क्या हो गया? ट्रस्ट ब्रेक हो गया। हम कौन है वो अभी हम समझेंगे। डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस, तो हमारा क्या हो गया? ट्रस्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि वो बोलते हैं लाइफ का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं लाइफ का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, हम इसमें फिलर्स थोड़े से भरेंगे, और ये अगर याद हो गया तो भाई मैथ को कभी भूलने की जरूरत ही नहीं होगी, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले बोलते हैं कि आपको नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट लेना है, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट होगा उस रिस्पेक्टिव एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है? नेट प्रॉफिट लेना है। सो टेक द नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट, और वॉट एवर इज द रिस्पेक्टिव एक्ट, उस रिस्पेक्टिव एक्ट के अकॉर्डिंग यू टेक द नेट प्रॉफिट। आफ्टर टेकिंग नेट प्रॉफिट ऑल दिस एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। आफ्टर नेट प्रॉफिट ऑल दिस एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ क्या लिखा है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, पेनाल्टी की बात नहीं कर रहे। वॉट एवर इज सेड इन 115JB, 115JB जो एक्सप्लेनेशन बोलता है वही एक्सप्लेनेशन का एडजस्टमेंट देना होगा। इसके अलावा कोई एड ऑन एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले 115JB बोलता है चेक आई फॉर, ये आई है, ये आई क्या है? मेरा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है, इनकम टैक्स पे किया, या इनकम टैक्स पे कोई इंटरेस्ट पे किया, या फिर एजुकेशन सेस पे किया, सरचार्ज पे किया, डिविडेंड DDT टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अब काम का नहीं है, तो यहाँ पे बोलते हैं इनकम टैक्स पे कर रहे हो, या फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पर, या एजुकेशन सेस है, या फिर सरचार्ज है। अगर आप पे करते हो, देखो इनकम टैक्स निकालते वक्त उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है, एजुकेशन सेस भी हो सकता है, सरचार्ज भी हो सकता है, तो इनकम टैक्स से लिंक ये सारी चीजें। इसमें से कोई भी चीज अगर आपने पे की है तो वो पर्सनल पर्पस के एक्सपेंसेस, तो मैट क्या बोलता है कि आप वापस ऐड बैक करो उसको प्रॉफिट में। प्रॉफिट में आपको क्या करना होगा? वापस उसको क्या करना होगा? ऐड बैक करना होगा। सिमिलरली आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है, तो रिफंड इज नॉट योर इनकम। जब हम उसे एक्सपेंसेस में एड बैक करवा रहे हैं तो इनकम भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपको उसका रिफंड अगर कुछ है तो उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या पेनल्टी को मैं एड बैक करूंगी? पेनल्टी की बात नहीं कही है, नहीं कही है, नहीं कही है, तो यू वुड नॉट एड बैक द पेनल्टी, यू विल नॉट एड बैक द पेनल्टी, यू वुड नॉट एड बैक द पेनल्टी।
तो सबसे पहले हो गया आई फॉर इनकम टैक्स। देन आई के बाद आता है आर फॉर रिजर्व। तो दिस इज माई आर फॉर रिजर्व। बोलते हैं कभी भी आपने P&L देखा होगा तो P&L में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व आता है। क्रेडिट में वी हैव ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्व एंड हियर वी हैव ट्रांसफर टू रिजर्व। तो अगर आपने रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया या रिजर्व से कुछ लेके तो प्रॉफिट नहीं है, दिस इज जस्ट कि आपने एक बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में पैसे को रख दिया है। So if it is reserve, if it is transferred to a reserve, so if it is to a reserve, then that is not an expense. To a reserve is not an expense. Add it back and transfer from a reserve, that is not an income. Then subtract it from the income. So if transfer to a reserve or transfer from a reserve है तो you have to reverse the effect. Now only when this reserve created through P&L, क्योंकि कभी भी अगर ये रिजर्व P&L से क्रिएट होगा तब P&L में उसका इफेक्ट आया तभी तो आप रिवर्स करोगे उसके इफेक्ट को। P&L में किसी चीज का इफेक्ट आया तभी तो हम उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये P&L से नहीं बनता है, ये OCI में जाता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा आपका। तो सबसे पहले हमने बोला आई फॉर इनकम टैक्स, आर फॉर रिजर्व हो गया। देन इसके बाद पी फॉर क्या हो गया, प्रोविजन। प्रोविजन हमारे लिए एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है बिकॉज प्रोविजन इज जस्ट एन एस्टिमेशन। तो प्रोविजन आपका चाहे कॉन्टिंजेंट हो, प्रोविजन आपका अनसर्टेन लाइबिलिटी के लिए हो, तो प्रोविजन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, एडेड बैक। बट अगर ये प्रोविजन एक्चुरियल वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि एक प्रोफेशन है, एक्चुरियल इज अ प्रोफेशन को इज्जत देनी पड़ती है, तो अगर हाँ एक्चुअली ने ये क्या किया, एस्टिमेशन किया, तो वो वैलिड होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक क्या लगाए होंगे, कैलकुलेशंस लगाए होंगे, एक्सपीरियंसेस देखा होगा, तो वो हमारे लिए वैलिड है। तो बोलते हैं ऐसे तो प्रोविजंस किसी भी तरह का हम अलाउ नहीं करेंगे, एड बैक करेंगे, बट अगर ये एक्चुरियल वैल्यूएशन पे बेस्ड है देन वी विल अलाउ दिस थिंग। इसी तरह से जब प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी अलाउ नहीं होता तो क्या प्रोविजन फॉर असेट अलाउ होगा? नहीं। असेट का प्रोविजन कैसा होता है मैम, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी अलाउ नहीं होगा, तो आपको वो भी ऐड करना है। तो किसी भी तरह के प्रोविजन को आपको ऐड बैक करना है। तो क्या आपको RIP समझ में है, आर फॉर रिजर्व, आई फॉर इनकम टैक्स, पी फॉर प्रोविजन। प्रोविजन किसी भी तरह की लाइबिलिटी का, किसी भी डिमिनिशिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट का अलाउ नहीं होगा। बट अगर ये लाइबिलिटी का प्रोविजन, ओनली लाइबिलिटी का प्रोविजन क्या है आपके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वही क्या होता है, आपको अलाउ किया जाता है, ओनली दैट इज अलाउड। नाउ I have covered RIP. Now again, exempt income. Again it is what, exempt income. तो doctor says rest in peace और RIP पे हमें क्या लगाना होगा, स्क्वायर लगाना होगा। This is square. तो I for क्या होगा, exempt income। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो जब इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है तो वो इनकम को माइनस करो हमारे P&L से। लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए इफ यू हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर तो ऐड दैट एक्सपेंडिचर बैक टू P&L, बिकॉज अब जब हम इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे तो उसका एक्सपेंडिचर अलाउ क्यों करेंगे। तो हियर डेबिट, if you have expenses on exempt income, add it back. If you have income exempt, if you have what, income exempt, तो अगर आपकी income exempt है तो उसको हटा दो P&L से, उसका टैक्स लगने वाला नहीं है। तो this completes my RIP. This completes my RIP. R for reserve था, I for income tax था, I for exempt income था, as well as P for मेरा क्या है, provision है। Now depreciation, D फॉर डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन सबसे पहले तो एड बैक करो, पूरा डेप्रीसिएशन एड बैक करो। कितना माइनस करने को दोगे, सिर्फ वो डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा जिसमें रीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं है। मेरी एसेट अभी तक 10 लाख की थी, उसको मैंने 15 लाख का किया तो 5 लाख एड ऑन डेप्रीसिएशन आया ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का डेप्रीसिएशन इज नॉट एक्सपेंस फॉर अस, हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा मैट बोलता है। तो सबसे पहले पूरा की पूरा ओवरऑल डेप्रीसिएशन एड बैक करो एंड वो डेप्रीसिएशन सिर्फ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जिस डेप्रीसिएशन में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो द डेप्रीसिएशन नॉट हैविंग द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन दैट यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग, तो दैट इज डी फॉर डेप्रीसिएशन। तो डी फॉर डेप्रीसिएशन, नाउ व्हाट इज मैम, आर इज रॉयल्टी। रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है ऐड बैक करो, और रॉयल्टी अगर आपके P&L में आती है तो माइनस करो। क्यों? क्योंकि 115BBF जो है एक कंसेशनल रेट पे कहता है रॉयल्टी को टैक्स करने को। रॉयल्टी 10% पे टैक्स होता है, अगर हाँ आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो नॉर्मल रेट से टैक्स होगा।
तो देखो क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 115BBF में आपको सपोज फॉर एग्जांपल 10% पे टैक्स होनी चाहिए रॉयल्टी। किसको बोला मैंने? फॉरेनर्स को बोला कि भाई अगर 115BBF में आते हो तो तुम्हारी रॉयल्टी हम कितने पे टैक्स करेंगे, वी विल बी टैक्सिंग एट 10%। नाउ यू आर अप्लाइंग मैट का प्रोविजन एंड सेइंग 15% यू हैव टू पे। तो वाई दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया, वाई दे विल वांट कि इंडिया से उनको रॉयल्टी इनकम भी चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसीलिए बोला है कि अगर रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट 115BBF है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंस को ऐड बैक कर दो, इनकम माइनस कर दो, क्योंकि हमको नहीं लगाना इस पे मैट के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं करने हैं। तो रॉयल्टी अगर है इनकम में तो माइनस कर दो, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो ऐड बैक कर दो। तो दिस इज माय DR, दैट इज डॉक्टर सेज, डॉक्टर D फॉर डेप्रिसिएशन, R फॉर रॉयल्टी। रेस्ट इन पीस क्या था? R फॉर योर रिजर्व, I फॉर इनकम टैक्स, I फॉर एग्जेम्प्ट इनकम, P फॉर प्रोविजन। आर यू गेटिंग? इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस हो गया। किसको बोला? डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस, डॉक्टर ने कहा रेस्ट इन पीस टू AOPBY। डॉक्टर ने रेस्ट इन पीस किसको कहा? AOPBY को कहा, जिससे उसका ट्रस्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया, जिससे उसका ट्रस्ट क्या हुआ? ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा? रेस्ट इन पीस AOPBY को। अब अभी हम AOPBY का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो यू वुड फाइंड कि इफ AOPBY हैव फॉरेन कंपनी एज अ मेंबर और इवन इंडिविजुअल के अलावा कोई भी मेंबर है, या तो फॉरेन कंपनी मेंबर है AOPBY में या फिर फॉरेन कंपनी नहीं है, इफ अदर देन फॉरेन कंपनी, इफ सपोज करो डोमेस्टिक कंपनी इज अ मेंबर, इन सच अ केस मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द टैक्स एट विच, अगर डोमेस्टिक कंपनी भी मेंबर है तो MMR की रेट पे फॉरेन कंपनी का टैक्स जाता है, इन MMR की रेट पे AOPBY का क्या होगा? टैक्स होगा। और अगर फॉरेन कंपनी मेंबर है तो वहां पे हो सकता है हायर रेट पे टैक्स लग जाए फॉरेन कंपनी के शेयर्स का, और बाकी को MMR के रेट पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। दैट यू विल सी विथ मी इन AOPBY। तो अगर AOPBY की मेंबर एक फॉरेन कंपनी है तो या तो हायर रेट पे उसको टैक्स लग जाएगा, और अगर उन्हें क्या नहीं पता है, उन्हें शेयर्स वगैरह नहीं पता है, तो भी एक चीज समझो 15 से हायर % तो लग ही रहा है टैक्स रेट में। 15 नहीं, उनको MMR तो क्या मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जब ऑलरेडी उनसे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे हम टैक्सेस ले चुके हैं या फिर और हायर रेट उस पर टैक्स ले चुके हैं, तो अब उससे और टैक्स लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो बोलते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी को AOPBY से शेयर मिलता है, हमने ये AOPBY में देखा है कि अगर AOPBY मैक्सिमम मार्जिनल रेट या हायर रेट पे टैक्स हो चुकी है तो फिर उसके मेंबर्स को जब उसका शेयर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ कि अगर फॉरेन कंपनी या फिर कंपनी मेंबर है AOPBY की, तो मेंबर जब कंपनी मेंबर है या फॉरेन कंपनी मेंबर है तो ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे AOPBY ने टैक्स पे किया है। तो इन सच अ केस इट वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ, इन सच अ केस इट वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर। तो इनके लिए ये एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट में तो वैसे ही नो कि एक्सपेंसेस टू बी एड बैक एंड इनकम या दैट इज शेयर ऑफ द AOPBY इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस टू AOPBY, AOPBY को कहा कि रेस्ट इन पीस करो। देन यहाँ पे बोलते हैं जिससे क्या हुआ? आई एम लीविंग दिस फॉर अ रीजन। यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रस्ट ब्रेक हो गया। किसका ब्रेक हो गया? बिजनेस ट्रस्ट ब्रेक हो गया। क्या ट्रस्ट ब्रेक हो गया? बिजनेस ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो समझो, जब भी बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, अपने शेयर्स देता है टू SPV। बिजनेस ट्रस्ट क्या देता है? बिजनेस ट्रस्ट क्या देता है? अपने यूनिट्स देता है SPV को, और उस SPV से क्या लेता है? शेयर्स लेता है। बिजनेस ट्रस्ट गिवन शेयर यूनिट्स टू द SPV एंड SPV से क्या ले रहा है? शेयर्स ले रहा है। तो वॉट एवर इज द रेट जिसपे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम शेयर्स और यूनिट को एक्सचेंज करेंगे, नाउ लेटर ऑन जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको बुक कर रहे हैं तो हो सकता है ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर फ्लक्चुएशन ऑफ द रेट हो जाए, तो नोशनल गेन भी हो सकता है, नोशनल लॉस भी हो सकता है। तो मैट इज नॉट कंसर्न अबाउट द नोशनल गेन, नॉट कंसर्न अबाउट द नोशनल लॉस। तो अगर आपको नोशनल गेन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नोशनल लॉस होता है तो एड बैक कर दो। जब आप बिजनेस ट्रस्ट का क्या करते हो, बिजनेस ट्रस्ट एंड SPV एक्सचेंज कर रहे हैं यूनिट्स एंड शेयर्स, तो इसमें अगर कोई नोशनल गेन या नोशनल लॉस होता है तो उसको रिवर्स करो। तो मैम कब बुक करेंगे मैट? जब एक्चुअली आप यूनिट्स ट्रांसफर करते हो बिजनेस ट्रस्ट के, एक्चुअल में ये ट्रांसफर होता है, एक्चुअल में यू गेट द प्रॉफिट, एक्चुअल में यू गेट द लॉसेस, ओनली देन मैट वुड बी एप्लीकेबल। तो डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस टू AOPBY, जिससे उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, जिससे क्या हो गया? उसका ट्रस्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। नाउ ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो क्या हो गया?
ट्रस्ट ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला लॉस होगा। किस चीज का लॉस होगा? लाइफ का लॉस होगा। तो उन्होंने बोला क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे बोला कि लॉस होगा लाइफ का। क्यों लॉस होगा? तो देखो, सबसे पहले लॉस पे अपन जाते हैं, तो बोलते हैं कि अगर सब्सिडरी का लॉसेज है, इफ यू हैव एनी ऑफ द लॉसेज विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी रिलेटेड कोई भी लॉसेज अगर डेबिट करके रखे, एड बैक, क्योंकि हमें सिर्फ तुम्हारे लॉसेज को अलाउ करना है। वी विल नॉट अलाउ द लॉसेज विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी रिलेटेड लॉसेज वी विल नॉट बी अलाउइंग, तो वी विल एड बैक द लॉसेज ऑफ द सब्सिडरी। तो ये हो गया लॉस रिलेटेड एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लॉस से रिलेटेड है कि अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है? बिजनेस लॉस है या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इफ यू हैव ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और इफ यू हैव अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इन सच अ केस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वॉट एवर इज लोअर वही आपको क्या होता है? अलाउ होता है। आई एम नॉट गोइंग इन टू लॉजिक बिकॉज इन माई क्लास आई एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट कि वाई इट इज लोअर, वाई इट इज बिजनेस लॉस, एवरीथिंग। बट अभी रिविजन है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इफ यू स्टिल हैव टाइम, आपको लगता है कि आपको लॉजिक वाला देखना है, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा लॉजिकल मैथ का वीडियो है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द स्पीड, दिस इज द सिनेरियो, नो लॉजिक्स आर पॉसिबल, नो बिहाइंड द सीन क्या बात होती थी, क्यों ऐसी चीजें अमेंडमेंट आई है, वो सब नहीं कर सकते। ना अगर लॉसेस है तो या तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे बिजनेस के, या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा। व्हाट एवर इज लोअर उतना ही अलाउ करेंगे, बट दो कंडीशन। इफ ये जो कंपनी और उसकी सब्सिडरी है, कंपनी सब्सिडरी एंड सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? ट्रिब्यूनल ने आपके सारे के सारे मैनेजमेंट को सस्पेंड किया है, सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ट्रिब्यूनल ने क्या किया? सेक्शन 241 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इन सच ए केस अगर ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, क्यों ऐसा हुआ है? मतलब कंपनी को इतने लॉसेस आ रहे हैं, कंपनी को ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, और ऐसे केस में वो बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने सस्पेंड किया। तो सस्पेंड इसलिए क्या होगा? क्योंकि मिसमैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट चल रहा है। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि एक काम करो, तुम बिजनेस लॉस भी ले लो, तुम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ले लो, दोनों क्लेम कर लो, वी हैव नो इश्यूज, बिकॉज ऑलरेडी तुम क्या हो? लॉसेस में चल रहे हो, ऑलरेडी तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो टेक द अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, टेक एज वेल एज दी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑल्सो। देन कंपनी अगेंस्ट whom एप्लीकेशन फॉर CIRP पेंडिंग, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर ऑलरेडी पेंडिंग है। CIRP कब होता है? वाइंडिंग अप की केस में होता है, जब अपनी कंपनी को लिक्विडेट करवाना हो या फिर हमारी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ गई है, वी आर अनेबल टू पे द ड्यूज। तो अगर आपके ड्यूज आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है जिसमें आपके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो भी चल रहा है। तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी पे हो, वैसे ही तुम्हारी कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो एक काम करो, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लो, एज वेल एज कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस भी ले सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या करवाया? डॉक्टर, D फॉर डेप्रिसिएशन, R फॉर योर रिजर्व। डॉक्टर ने क्या कहा? R फॉर रॉयल्टी ले लो, R फॉर रिजर्व ले लो। डॉक्टर ने कहा रेस्ट इन पीस। R फॉर ये क्या हो गया हमारा? अगर ये रॉयल्टी है तो ये रिजर्व हो गया, ये इनकम टैक्स हो गया, ये एग्जेम्प्ट इनकम हो गया, ये प्रोविजंस है। डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस टू AOPBY। AOPBY का आपको अब पता है कि शेयर्स एग्जेम्प्ट होते हैं, तो ये AOPBY के केस में, जिससे बिजनेस ट्रस्ट, मतलब सिर्फ ट्रस्ट लिखना है मुझे यहाँ पे, जिससे ट्रस्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लाइट गई है, आई डोंट नो कितने टाइम तक ये चल पाएगा, जितना हो सकता है मैं उतना जल्दी जल्दी आपको रिकॉर्ड करके दे देती हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो कहाँ थे हम? ट्रस्ट भी क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। तो AOPBY का ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ट्रस्ट ब्रेक क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि लाइफ का लॉस हो जाएगा। अब लॉस क्या होगा? सब्सिडी रिलेटेड लॉस है एक, कि लॉस ऑफ द सब्सिडी अगर है तो एड बैक कर लो। दूसरा लॉस क्या बोलता है कि विच एवर इज लोअर, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है आपके, या फिर क्या है? या तो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है, या फिर आपका क्या है? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो विच एवर इज लोअर ही अलाउ होगा, लेकिन ये विच एवर इज लोअर नहीं होगा इनकेस अगर 241 में ट्रिब्यूनल ने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया है। सेकेंड, या फिर क्या है? आप पे CIRP की प्रोसेस क्या हो चुकी है? इनिशिएट हो चुकी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस टू AOPBY, जिससे उनका ट्रस्ट क्या हो गया? लॉस हो गया। नाउ ट्रस्ट लॉस हो गया। अब ये आप बताओ कि डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस टू AOPBY, जिससे AOPBY का ट्रस्ट क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि वो सिक कंपनी थी, सिक थे, तभी तो आपको बोलेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बिकॉज इट वॉज अ सिक कंपनी।
तो सिक कंपनी के अगर प्रॉफिट है तो नहीं है भैया, वैसे ही तो तुम सिक हो, ऑलरेडी तुम्हारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है, ज़्यादा है, ऑलरेडी क्या है तुम्हारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू योर नेटवर्थ। तो इन सच केस अगर सिक कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पे हम मैट एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो वो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? अब आती है हमारी बात रिवैल्यूएशन की एंड डिविडेंड की। तो डी फॉर डॉक्टर है, डॉक्टर का 2 क्या हो गया, एक तो आपका डेप्रिसिएशन, एक फॉर डिविडेंड हो गया। डिविडेंड वेदर पेड है या प्रपोज्ड है, पेड हो या प्रपोज डिविडेंड है, एड बैक करो क्योंकि ये कोई एक्सपेंस नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, तो एड बैक द पेड और प्रपोज डिविडेंड। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट रीवैल्यूएशन, ये समझना जरूरी है कि जब भी आपकी असेट क्या होती है, रिटायर होती है, जब भी आपकी एसेट को आप डिस्पोज करते हो तो इस एसेट के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया होगा, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होगा। तो बोलते हैं जब भी इस एसेट को आप रिटायर करते हो, डिस्पोज करते हो, तो इस एसेट के रिस्पेक्ट में जो भी आपका क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट होता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ऑन रिटायरमेंट ऑफ एसेट बैलेंस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इन दैट रिजर्व put the balance to the credit of the P&L। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो लॉजिक बहुत थोड़ा सा लंबा है इसका, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि सपोज 10 लाख की एसेट थी, आपने उसको 15 लाख पे रीवैल्यू करा, अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपका क्या है, 5 लाख ऑलरेडी है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी क्या होता है, P&L में नहीं आता है। अब जब आप एसेट को सेल करोगे तो सेल करके पता है आप क्या दिखाओगे, सपोज आपने एसेट कितना का सेल किया, सपोज आपने एसेट सेल किया ज़्यादा का, तो आप क्या करोगे, बाकी का जो प्रॉफिट है, आपने 18 लाख का क्या किया, एसेट को सेल किया, तो आप क्या करोगे, 5 लाख का तो प्रॉफिट कहाँ से एडजस्ट कर लोगे, रिवैल्यूएशन से। आप क्या दिखाओगे कि आपका प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 3 लाख है, जबकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका लॉजिक लिख के समझाना ज़रूरी है, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपका कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, उस असेट को अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो वो असेट का रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट आपको पुल बैक किसके अंदर करना है, P&L की क्रेडिट में लेके आना है। उसको अब हम टैक्स करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम उसको क्या करेंगे, पुल बैक करेंगे, क्योंकि कंपनी उसको एज अ लूप होल यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, असेट बेचने से पहले उसको रिवैल्यू कर दोगे और रिवैल्यू करके उसका अमाउंट कहाँ पहुंचा दोगे, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहुंचा दोगे, ये सोच के कि ये तो कभी क्रेडिट ही नहीं होने वाला है, ये कभी भी क्या होगा, P&L में क्रेडिट नहीं होगा, तो आपको अमाउंट पे करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस लूप होल को बचाने के लिए वो बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई भी अमाउंट है तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है टू द P&L। तो ये कंप्लीट करता है मेरा ओवरऑल किन चीज़ों को, डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस, किसको बोला, AOPBY, जिससे उनका ट्रस्ट क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये जो ट्रस्ट उनका लॉस हुआ है, इसके रीजन से क्या हुआ है, इसके रीजन से ये किसको बोला, सिक कंपनी को बोला। तो डी फॉर दो है डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड है, आर से आपका रॉयल्टी हो गया, आर से रेस्ट इन पीस में आपका क्या हो गया, रिजर्व हो गया, आई फॉर एग्जिम्ड इनकम हो गया, आई फॉर इनकम टैक्स हो गया, पी फॉर प्रोविजन हो गया। देन किसको बोला, AOPBY को, AOPBY को लॉस बोला, लॉस में 2 पॉइंट्स है, फिर उसके बाद आपका आता है सिक कंपनी, ट्रस्ट वाला पॉइंट, और ये सारी चीजें मिला के आपका ओवरऑल एडजस्टमेंट ऑफ द मैट खत्म होते हैं। अब मैट के एडजस्टमेंट में एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी क्या होता है, आपको ये बोला है कि अगर आप ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट क्या कर रहे हो, पैसा ज्यादा पे कर रहे हो, यू आर पेइंग मोर ऑफ द टैक्स, तो जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया वो एज अ क्रेडिट आपको 15 असेसमेंट ईयर्स तक अलाउ होता है, एग्रीड। अब वो दिन आ गया कि मैट कहता है 5 लाख आप क्या करो, पे करो। हाउएवर माई नॉर्मल प्रोविजन सेज कि 8 लाख पे करो, और प्रीवियसली जब मैंने मैट के रीजन से बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्सेस पे किए थे, तो सपोज करो मेरे पास क्रेडिट कितना इकट्ठा है, सपोज करते हैं आई हैव 7 लाख ऑफ क्रेडिट, मेरे पास कितना है, 7 लाख क्रेडिट का ऑलरेडी है। तो नाउ नॉर्मल प्रोविजन कहता है 8 लाख पे करना है, मैट कहता है 5 लाख पे करना है। तो इन सच ए केस मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट में कितना है, 7 लाख है, तो मैं कितना क्रेडिट यूटिलाइज करूँ, क्या मैं पूरा ऐसा कर लूँ कि 8 लाख मुझे पे करना है तो मैं पूरा 7 लाख यूटिलाइज करती हूँ और 1 लाख पे करती हूँ, नहीं, आई कैन नॉट डू लाइक दिस। वो बोलते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज 3 लाख,
सिर्फ अप टू 3 लाख यू कैन यूटिलाइज द क्रेडिट। ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैट कम बोल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा टैक्स पे करने का बोल रहा है, मोर टैक्स पे करने का बोल रहा है, तो आई विल ओवरऑल क्रेडिट में क्या कर लेती हूँ, यूटिलाइज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ उतना ही आप क्या कर सकते हो, मैट क्रेडिट ले सकते हो। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बात आती है इंडेस के कॉन्सेप्ट की। ऑल द कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडेस। इंडेस के कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आई वुड से कि एक ही चीज दिमाग में बिल्कुल भर लो, एक ही चीज बस भरनी है आपको दिमाग में, वो ये है कि इंडेस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफ आप फेयर वैल्यू पे लाने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो, फेयर वैल्यू पे किसी चीज को लेके आने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो, दैट मीन्स नोशनल गेन होगा या फिर नोशनल लॉस होगा जो एक्चुअल नहीं हुआ, क्योंकि इंडेस चलता है फेयर वैल्यू पे। इंडेस का टोटल कॉन्सेप्ट किस पे चलता है, फेयर वैल्यू पे चलता है। तो जब इंडेस ओवरऑल टोटल फेयर वैल्यू पे चलता है तो बोलते हैं इंडेस जब टोटल किस पे चल रहा है, फेयर वैल्यू पे चल रहा है, तो कई बार आप क्या करोगे, नोशनल गेन बुक करोगे, नोशनल लॉस बुक करोगे, तो मैट नोशनल गेन और नोशनल लॉस पे नहीं लगता है, वो हमेशा लगेगा मैट सिर्फ और सिर्फ किस पे, मैट सीधे सीधे लगेगा जब एक्चुअल होता है। कोई भी चीज़ क्या होती है, जब एक्चुअल होती है मैट सिर्फ और सिर्फ तभी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब इंडेस का जब कॉन्सेप्ट आपको एक पहली बार एप्लीकेबल होगा तो कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट होते हैं और कुछ बार बार होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं। देयर आर सर्टेन वन टाइम एडजस्टमेंट एंड कुछ क्या होते हैं, रिपीटेड हर बार क्या होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो समझो, सबसे पहले बोलता है कंप्लाई फॉलोइंग इंडेस मेक्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये थोड़ा सा ब्लरी है तो मैं आपको क्या करती हूँ, लिख के थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। वेट, चलो तो देखो, अभी आपने ओवरऑल बुक प्रॉफिट है, ओवरऑल जो जो चेंजेस मैंने बोले वो आपने डॉक्टर सेज रेस्ट इन पीस वाले सारे चेंजेस यू हैव डन टू द बुक प्रॉफिट। अब नाउ इंडेस ऑल्सो एप्लीकेबल टू यू। तो जब इंडेस आप पे एप्लीकेबल होता है तो कुछ एडिशनल चीजें भी करनी होती है, जिसमें सबसे पहली चीज है ओसीआई में अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम। ओसीआई इज अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम, दोज हु हैव नॉट स्टडीड फर्स्ट ग्रुप। आपको सिर्फ इतना समझना है कि कुछ ऐसी अनरियलाइज्ड इनकम होती है जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन आपको भी रियलाइज नहीं हुआ है, दैट इज नॉट येट रियलाइज, तो ऐसी चीजों को कहाँ रखते हैं हम, ओसीआई में रखते हैं। तो बोलते हैं आइटम क्रेडिटेड टू द ओसीआई। ओसीआई में जो भी आइटम क्रेडिट किया है, मतलब इनकम जो आपने क्रेडिट करके रखी है, एंड नॉट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, जो कभी भी पी एंड एल में रिक्लासिफाई नहीं होने वाली है। ओसीआई की ऐसी कोई इनकम जो कभी भी क्या नहीं होगी, रिक्लासिफाई नहीं होगी, तो नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, तो जो कभी भी क्या नहीं होगी, रिक्लासिफाई नहीं होगी पी एंड एल में, तो इन सच ए केस उसको अब भी क्या करो, अब भी के अभी ऐड कर दो। मैट बोलता है अब भी के अभी मेरे बुक प्रॉफिट में ऐड करो, कभी भी ये नहीं होगी ना रिक्लासिफाई पी एंड एल में, कभी पी एंड एल में नहीं आएगी ना, इफ इट इज नॉट नेवर एवर बीइंग रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल, अब भी क्या कर दो, हमारे बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने इनकम बोला, ऐसे क्या हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं नॉट टू बी रिक्लासिफाइड, देयर कुड बी लॉसेस ऑल्सो। ओसीआई में होने वाले डेबिट हो सकता है कि जो लॉसेस हैं जो कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होगी, तो वो बोलते हैं आज ही लॉसेस ले लो। लेकिन इफ यू नो कि दिस वुड बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल इवन इट इज 10 years बाद वो रिक्लासिफाई होगा, तब मत करो। तो अगर एवर कभी भी वो रिक्लासिफाई नहीं होगा तो आज ही इफेक्ट दे दो बुक प्रॉफिट पे, और अगर कभी 10 years 15 years बाद इट वुड बी रिक्लासिफाइड तो इसका इफेक्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इसके अलावा बोलता है चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो भी आप कहाँ करते हो, ओसीआई के थ्रू बुक करते हो। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के वैल्यूएशन में चेंज हुआ, आपने ओसीआई में बुक किया, या फिर कोई असेट को रीवैल्यूएशन किया तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने क्या किया है, बुक किया है ओसीआई में। तो ओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस आए, या फिर जो असेट आपने क्या किया, असेट एक्चुअल में जब आपने डिस्पोज वगैरह किया उससे होने वाला गेन। हम फेयर वैल्यू के गेन की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल गेन की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं जब एक्चुअल में रिटायर करते हो, एक्चुअल में डिस्पोज करते हो, एक्चुअल में क्या करते हो, रिवैल्यूएशन रियलाइज करते हो। तो अगर चेंज हुआ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, एक्चुअल डिस्पोजल वगैरह किया, आपको वो रियलाइज हो गया गेन। जब असेट आपने एक्चुअल में डिस्पोज रिटायर किया, आपको एक्चुअल में गेन रियलाइज हो गया। नोशनल गेन से मैट को सख्त नफरत है, मैट इज नॉट कंसर्न अबाउट द नोशनल गेन नोशनल लॉस। जब एक्चुअल में ये गेन हो जाए
तो ऐड कर दो मैट में, और एक्चुअल में अगर डिस्पोज वगैरह करके लॉस होता है तो मैट बोलता है कि बुक प्रॉफिट से माइनस कर दो। डन। इसके अलावा अमाउंट डेबिटेड टू द P&L ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू शेयर होल्डर्स इन डीमर्जर। डीमर्जर के केस में मैं नॉन कैश एसेट मतलब मैं क्या करती हूँ, शेयर होल्डर्स को शेयर देते हैं। डीमर्जर होता है कंपनी का, तो वी प्रोवाइड शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, हम क्या करते हैं शेयर होल्डर्स को शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस ऑफ डीमर्जर व्हेन वी प्रोवाइड शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, वहां पे भी वैल्यूएशन डिफरेंस हो सकता है। तो बोलते हैं जब एक्चुअल में दे रहे हो और लॉसेस अगर बुक हुए हैं, तो एक्चुअल में अगर कुछ लॉसेस हैं तो वो क्या बोलता है, अमाउंट दैट इज डेबिटेड टू P&L। अगर आपका क्या है नोशनल है वो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है नॉन कैश एसेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो वो नोशनल है, तो बोलते हैं नोशनल गेन नहीं चाहिए, नोशनल लॉस नहीं चाहिए, ऐड बैक कर दो। इसी तरह से अगर नोशनल क्रेडिट हुआ है कुछ भी तो वो माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, डीमर्जर हो रहा है, मैं शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही हूँ। शेयर होल्डर्स को जब डिसाइड हुआ था डीमर्जर पे 100 की वैल्यू डिसाइड हुई थी, और जब दे रहे तो वो 150 के हो गए शेयर्स। नोशनल गेन उनको हुआ है, नोशनल गेन हुआ है, तो बोलते हैं नोशनल गेन नहीं चाहिए, और अगर नोशनल लॉस भी हुआ है तो ऐड बैक कर दो, नोशनल लॉस से हमको मतलब नहीं है। तो बुक प्रॉफिट में नेवर बी रिक्लासिफाई वाली चीज का इफेक्ट जाएगा बुक प्रॉफिट में। जब एक्चुअल में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में एसेट को डिस्पोज वगैरह करते हो तो उसका इफेक्ट जाएगा, और अगर डीमर्जर के टाइम कुछ भी इफेक्ट आया दैट इज नोशनल, उसको रिवर्स बैक करना कंपल्सरी है। देन ट्रांजिशन अमाउंट जो है आपका, एक ट्रांजिशन अमाउंट निकलेगा। ट्रांजिशन अमाउंट अगर आपका प्रॉफिट है तो 5 ईयर्स में उस प्रॉफिट को ऐड करना है बुक प्रॉफिट में, और ट्रांजिशन अमाउंट लॉस वाला आ रहा है तो 5 ईयर्स में बुक प्रॉफिट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स डिवाइड बाय 5, वॉट एवर इज द ट्रांजेक्शन अमाउंट डिवाइड बाय 5 ईयर्स में ऐड करना है, या फिर 5 ईयर्स में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 ईयर्स में या तो ऐड होगा या तो 5 ईयर्स में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग? अब मैम ये ट्रांजिशन अमाउंट क्या है, ये आपके कन्वर्जन डेट पे निकलता है। ये कन्वर्जन डेट क्या होती है, कन्वर्जन डेट जब आप पे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आप पे क्या है इंडेस एप्लीकेबल हुआ है, दैट इज योर कन्वर्जन डेट। फर्स्ट टाइम जब इंडेस एप्लीकेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन डेट बोलते हैं। तो लेट अस चेक कि इस ट्रांजिशन अमाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करना है। एक छोटा सा क्रक्स ही देने वाली हूँ मैं इसके लिए। ट्रांजिशन अमाउंट में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नो। ट्रांजिशन अमाउंट में क्या हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा, नो। तो ट्रांजिशन अमाउंट कैलकुलेट करते समय आपको कैपिटल रिजर्व इंक्लूड नहीं करना, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना, एंड कभी भी फेयर वैल्यू चेंज से कोई नोशनल गेन या नोशनल लॉस आता है, फेयर वैल्यू पे चीजों को मेजर कर रहे हो, ड्यू टू मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू, ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू अगर कोई भी गेन होता है, या फिर ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी गेन कोई भी लॉस मेजरमेंट से होता है और वो नोशनल है, तो नोशनल इज नहीं, हमें नोशनल नहीं चाहिए, तो ट्रांजिशन अमाउंट में नोशनल का इफेक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन OCI सब्सिक्वेंटली जो रिक्लासीफाई होगा P&L में, तो सबसे पहले बोलते हैं ट्रांजिशन अमाउंट। ट्रांजिशन अमाउंट में मुझे कौन सी चीज नहीं लेनी है, ट्रांजिशन अमाउंट में बोलता है मत लो अगर कोई P&L में डेबिट या क्रेडिट अमाउंट है जो कभी आगे जाके रिक्लासीफाई होगा, अभी इफेक्ट मत दो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर बोलता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो या फिर इनटेंजिबल एसेट हो, आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर उसका मेजर किया है, रीवैल्यू किया चीजों को, तो रीवैल्यू किया आपने कन्वर्जन डेट पे, जिस दिन इंडेस एप्लीकेबल हुआ आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या आपने क्या किया, इनटेंजिबल एसेट को रीवैल्यू किया, उसको रिवैल्यू करके आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या करा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर किया। कंसिडर नहीं करना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जब भी फेयर वैल्यू चेंज होगा, ड्यू टू द चेंज ऑफ फेयर वैल्यू अगर आपके OCI या रिवैल्यूएशन रिजर्व पे कोई भी इम्पैक्ट आएगा वो आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज ट्रांजैक्शन अमाउंट या इंडेस या मैट सिर्फ कहता है एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस को ही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब इस चीज को आप इस लॉजिक से एक बार भी पढ़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज मैट। मैट में डॉक्टर से इज रेस्ट इन पीस है, जिसको बोला AOP BOI को बोला, जिससे उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया क्योंकि वो सिक कंपनी थी। तो लॉसेस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है वो है। D से क्या है, डिविडेंड है, डेप्रिसिएशन है, फिर उसके बाद रॉयल्टी है, रॉयल्टी के बाद आपका रिजर्व है, इनकम टैक्स है, एग्जेम्प्ट इनकम है, प्रोविजन है, देन आपका AOP BOI है, उसके बाद ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बाद आपका क्या आता है, लॉस के दो
दो पॉइंट्स है, सब्सिडी का लॉस है एज वेल एज लॉसेज विच एवर इज लोअर ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, और दोनों कब अलाउ हो जाएंगी वो वाली चीज़ें हैं। देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ओवरऑल कंप्लीट होता है ये मेट। अब मेट के इसके क्या करने हैं, हमको क्वेश्चन करने हैं। सी आई डोंट नो लाइट कब तक आएगी, तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना भी आपको इस पार्ट में करवा देती हूँ। उसके बाद हमें फिर ना चाहते हुए भी दूसरा पार्ट लेना ही पड़ेगा इफ लाइट नहीं आती तो, जो मेरे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम जाते हैं किस पे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। चलो तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैट। सबसे पहले क्या बोला है, डोमेस्टिक कंपनी है। वाई फोकस ऑन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक का नॉर्मल टैक्स रेट भी तो आपको निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स रेट निकालना है, मुझे पता है डोमेस्टिक कंपनी। सीक्स योर ओपिनियन ऑन 115 JB कि आपको एप्लीकेशन करना है 115 JB का। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, आपको टोटल इनकम भी निकालनी है, टैक्स पेबल भी। व्हाट डज दिस मीन, एक तो बुक प्रॉफिट निकालो, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कैलकुलेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सेकेंड थिंग, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इवन वो नहीं भी बोलते तो हमें पता है कि मैट वाले कॉन्सेप्ट के लिए हम टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वैसे भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते ही हैं। तो प्रॉफिट क्या दिया है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट लेना है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट दे के रखा है 215। देन सेकेंड क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी, मुझे पता है डॉक्टर से इज रेस्ट इन पीस वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलते हैं डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव हुआ है। रिमेंबर ये डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है, हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड हमको क्या करना होता है, एडबैक करना होता है। अब क्या डिविडेंड जो रिसीव हुआ है उसे भी मुझे क्या करना है, एडबैक करना है या नहीं करना। अब क्वेश्चन इस पे आता है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या एडबैक करना चाहिए। तो देखो क्या मुझे यहाँ पे एडबैक करने में डिविडेंड डिविडेंड मिला, यहाँ पे नहीं मिला। क्या मुझे डिविडेंड इनकम को लेस करना है, यस, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि डिविडेंड अगर आपने पे किया या डिविडेंड आपने प्रपोज किया, अगर आप पेड और प्रपोज करते तो एडबैक करवाते, तो उसको अगर आप रिसीव कर रहे हो तो हम आपकी इनकम से भी तो माइनस करवाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया, डिविडेंड इनकम माइनस करवा दिया। सेकेंड, excess realized on sale of land held as investment, some excess have been realized। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा क्या जो मुझे प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करके 30 लाख का प्रॉफिट है, क्या मुझे उसे माइनस करना चाहिए। तो एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, मुझे एक चीज़ बताओ। अरे भाई ये नॉर्मल प्रोविजंस चल रहे हैं, ये मैट के प्रोविजंस नहीं चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हो गया, एक बार और देख लेते। पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से किया, तो हम भी नॉर्मल प्रोविजन लेते। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में डिविडेंड क्यों माइनस किया, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये जो एक्सेस रियलाइज हुआ ये से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये कैपिटल गेन का पार्ट है, ये भी इस हेड में नहीं आना चाहिए, पीजीबीपी के हेड में नहीं आना चाहिए। देन डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना है, 150। एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे इनको मिल रहा है 100 लाख। 100 लाख के डेप्रिसिएशन से मुझे क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, तो पहले मैंने 100 लाख के डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया। देन इसके बाद यहाँ पे और क्या दिया है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी को कुछ लॉसेज हुए थे, वो प्रोविजन फॉर लॉस है, वो भी मेरा नहीं है, लॉसेज मेरे नहीं है। तो जनरली हम नॉर्मल प्रोविजंस में भी क्या करते हैं, इसको ऐड बैक कर देते हैं। तो क्या मैंने डेप्रिसिएशन एंड नॉर्मल प्रोविजंस को ऐड कर दिया है। नॉर्मल मतलब प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, यस। मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, मुझे देख के रखा है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने 150 का इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रीजन है ये कंसिडर सेपरेटली होते हैं। इससे मुझे क्या मिल गई, बिजनेस इनकम। एक चीज मेरी क्रक्स समझ लो, जब भी आप पीजीबीपी इनकम निकालोगे तो अलाउड को ध्यान रखोगे, डिसअलाउड को ध्यान रखोगे, एंड हेडिंग को भी ध्यान रखना है कि क्या ये इसी पीजीबीपी हेड में कंसिडर होना चाहिए था। अगर ये पीजीबीपी हेड में कंसिडर नहीं होना चाहिए था तो भी उसको लेस करना पड़ता है। इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देन आगे क्या बोलते हैं, आगे बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबाउ एज कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन अबाउट, हमने जो लैंड वगैरह सेल किया तो लैंड वगैरह सेल करके हमको कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, 40 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। मुझे सेपरेटली उसको क्या करना है, कंसिडर करना है, अभी करा नहीं है। इसके बाद बोलते हैं, देखो मुझे कैसे पता ये सेपरेटली कंसिडर करना है, अभी करा नहीं है। देखो वो बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या मुझे यहाँ पे पीजीबीपी में कहीं भी कंसिडर किया हुआ मिला? नहीं मिला। मुझे डायरेक्टली इसको कहाँ पे कंसिडर करना है, कैपिटल गेन्स में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली अलग से क्या करना है, कंसिडर करना है। फिर इसके बाद आगे क्या बोलता है वो, ये पॉइंटर ही चेंज हो गया ना, ये क्या हो गया, सेकंड पॉइंटर ही चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट में ये इफेक्ट्स दिए थे, ये पॉइंटर ही मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब ये इफेक्ट नहीं दिया हुआ है P&L में, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ मैं, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसने बोला था P&L में ये चीज़ें इंक्लूडेड है, A और B ये इंक्लूडेड है। अब ये पॉइंट ही चेंज हो गया, अब ये इफेक्ट दिया नहीं है, मुझे इफेक्ट देना है इसका P&L में, ठीक है। फिर लॉसेज है मेरे पास, बिजनेस लॉसेज है एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो जब मैं नॉर्मल प्रोविजंस पे आती हूँ तो नॉर्मल प्रोविजंस में क्या मैं बिजनेस इनकम से बिजनेस लॉसेज सेट ऑफ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सेट ऑफ हो सकता है? यस, ओवरऑल इनकम में से आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। तो योर टोटल इनकम इज दिस। क्रक्स ये है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस विच एवर इज लेस मेट बोलता है। हमारे नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आप क्या दे सकते हो, पूरा इम्पैक्ट दे सकते हो। देन कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने में मुझे क्या करना है, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में क्या लॉस ऑफ सब्सिडरी ऐड होगा? बिल्कुल। डेप्रीसिएशन बुक्स का ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ऐड होगा। डेप्रीसिएशन क्या माइनस होगा मेरा, डेप्रीसिएशन माइनस होगा रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटा के। यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस होगा रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटा के, और यहाँ मेरे पास कोई रिवैल्यूएशन है ही नहीं, तो अल्टीमेटली एक बार उन्होंने ऐड करके वापस लेस करके बता दिया। डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। देन क्या बिजनेस लॉस में हम माइनस कर दें? नहीं, बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर माइनस होगा। तो मेरा बिजनेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से क्या लोअर है? बिजनेस लॉस। तो मैं कितना लेस कर पाऊंगी? सिर्फ बिजनेस लॉस लेस कर पाऊंगी। मैम इसमें कुछ चीज़ों के इम्पैक्ट दिखे नहीं, कौन कौन सी चीज़ों के नहीं दिखे, एक बार चेक कर लेते हैं। मैम सबसे पहले डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम की बात मैट ने नहीं की थी। मैट ने इनकम की बात नहीं की थी कि ये इनकम को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जब मैट के कैलकुलेशन में है तो हमने डिविडेंड इनकम को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड ही आपका क्या होता है, एड बैक होता है। सेकेंड, इसके बाद मैट की बात करें तो एक्सिस ये भी बात नहीं करी थी मैट ने, कुछ भी नहीं बोला था कि इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको एक्सिस प्रॉफिट होगा तो क्या करना है। उसने ये भी नहीं कहा था, ये प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी बोला था, हमने उसको एडजस्ट कर दिया। क्या उसने इनमें से किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही थी? सिर्फ ये पॉइंट की बात की थी। तो जैसा मैट कहेगा वैसा हमने एडजस्टमेंट किया, और एडजस्टमेंट करके मुझे बुक प्रॉफिट इतना मिला। बुक प्रॉफिट यहाँ पे मेरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है एंड डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या कुछ भी मुझे दिया है, यस इन्होंने दिया, इनका टर्नओवर इतना है, इसका मतलब इस पे 25% एप्लीकेबल होता है। आपको चेक करना पड़ेगा टर्नओवर के बेसिस पे भी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसका क्या है, 25% है। तो क्या मैं यहाँ पे टैक्स रेट निकाल सकती हूँ अलॉन्ग विथ सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। तो ओवरऑल सरचार्ज वगैरह के साथ एक बार मैंने नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस लगाए और एक बार मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के अकॉर्डिंग 225 पे 15% का टैक्स लगाया, और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज अप्लाई किया, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करके मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इतना है, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स इतना है, मुझे इतना पे करना होगा। जो डिफरेंस है वो आपको 15 ईयर्स तक क्या मिलेगा, एज अ क्रेडिट मिलेगा। ये लिखना कंपलसरी है कि वॉट एवर इज द डिफरेंस विल बी अलाउड एज अ क्रेडिट फॉर 15 ईयर्स, दैट इज कंपलसरी टू बी रिटर्न। अल्ट्रा फास्ट जाना ज़रूरी है, नहीं गए तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। नाउ अगेन क्वेश्चन ऑन मैट, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो लॉस के बारे में बोला है, डाउटफुल डेट के बारे में बोला है। लॉस क्या मैट के प्रोविजंस में ऐड बैक होता है? बिल्कुल ऐड बैक होता है। डाउटफुल डेट बिल्कुल ऐड बैक होता है, क्यों? क्योंकि इसे प्रोविजन डिमिनिशिंग ऑफ द एसेट का भी नहीं चाहिए। इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐड बैक करो। एक्चुरियल वैल्यूएशन का प्रोविजन कंसिडर करते हैं।
डेप्रिसिएशन आपको पहले तो क्या करना है, माइनस करना। अगर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाने के बाद डेप्रिसिएशन क्या होगा, पहले तो ऐड बैक करना और फिर रिवैल्यूएशन का अगर इफेक्ट है तो उसके इफेक्ट को देने के बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कुछ भी दिया है क्या ऐसा मैट में कि इंटरेस्ट अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पे करते हो उसका कोई इफेक्ट मैट में नहीं होगा। पेनल्टी कुछ दिया है क्या, पेनल्टी इनकम टैक्स की तक नहीं दी, तो यहाँ पे पेनल्टी की बात तो मैट में कंसिडर करना भी मत, इसको एड बैक नहीं करेंगे। फिर मैट में क्या दिया है, कुछ क्रेडिट है, तो अगर बोलते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रॉफिट फ्रॉम द यूनिट, क्या एसईजेड यूनिट का, एसईजेड यूनिट के रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट दिया है, क्या मैं उस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो सुनो एग्जेम्प्ट इनकम बोला है। एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ देते हैं, सेक्शन नंबर 10 में। एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ मिलती है, मुझे सेक्शन नंबर 10 में मिलती है। तो एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 वाली होती है, 10(1) होता है, 10(2) होता है, लेकिन 10AA एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट, पर जहाँ पे 10AA वहाँ पे कंडीशंस है फॉर द एग्जेम्पशन, और वो कंडीशन कंप्लाई करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। यह शेयर ऑफ इनकम, या ये एग्जेम्प्ट है, यस मैम ये एग्जेम्प्ट है, ये हमने पढ़ा था। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई के यूनिट से अगर मुझे कोई इनकम हो रही है तो ये मैंने एग्जेम्प्ट पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको भी मैंने मैट में कंसिडरेशन नहीं पढ़ा था, तो उन चीज़ों को हम मैट में कंसिडर नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, तो देखो टोटल डेप्रीसिएशन मेरा कितना है, 3,60,000, एड बैक 3,60,000 और सब्ट्रैक्ट कितना होगा, 3,60,000 माइनस 1,50,000, माइनस करने के बाद ही मुझे सब्ट्रैक्ट करने को मिलेगा, बिकॉज आई कैन नॉट कंसिडर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं देखेंगे, जब मैं नॉर्मल प्रोविजंस देख रही होंगी, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आई विल चेक इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इतना है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इतना, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 10 लाख इंक्लूड्स अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इतना है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 4 लाख है, विच एवर इज लोअर इतना ही सब्ट्रैक्ट करने को मिलेगा। क्या ये बोलने की जरूरत थी कि एओपी पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे किया, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड 45,000 इंटरेस्ट पेबल, अरे प्रोविजन तुमको वैसे ही पूरा एड बैक करना है, तो तुम क्या अलग से इंटरेस्ट बता रहे हो, तो दिस आर ऑल द एडजस्टमेंट विथ रिलेशन टू मैट। ये इस तरह से आपके मैट के एडजस्टमेंट करना है। आपका बुक प्रॉफिट निकलेगा, बुक प्रॉफिट पे 15%, और भूलना मत सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी, बट सरचार्ज इफ एप्लीकेबल आपको लेके चलना है और चलना ही है। देन इसके बाद और कोई क्वेश्चन है, ये टनेज के क्वेश्चन हो गए, मैट के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हम किसका ले लेते हैं, इंडेक्स का ले लेते हैं, तो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं पॉज करके जल्दी से वो क्वेश्चन ढूंढती हूँ। चलो ये एक और क्वेश्चन हमारे मैट का। मैट के क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपका प्रॉफिट कितना है, 14,25,000 आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ चीज़ों का है। डेबिट क्रेडिट में आपने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर सब्सिडी, लॉस ऑफ सब्सिडी ले लिया है, एड बैक कर दो। इनकम टैक्स डिमांड का प्रोविजन एड बैक कर दो। डेप्रिसिएशन पहली फुर्सत में पहले तो यू हैव टू एड इट बैक, आपको उसको एड बैक करना ही है। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू द बायर फॉर द एडवांस रिसीव फ्रॉम देम ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड एंड वॉज डिपॉजिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू द बायर, इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट क्रेडिटेड टू द बायर फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम देम, क्या इस इंटरेस्ट के बारे में कहीं भी मैट ने कुछ बोला है, नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। ऐसा कोई इंटरेस्ट की जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नहीं बोला है। आइटम क्रेडिट टू द पीएनएल, पीएनएल में लॉन्ग टर्म गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी है, क्या इसके रिस्पेक्ट में एनीथिंग गिवन, नहीं। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, आई डोंट थिंक इस पे भी कुछ भी बोल के रखा है। देन इसके बाद कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 1,50,000 रिवैल्यूएशन में इंक्लूडेड है, आपको पता है क्या करना है। डेप्रिसिएशन 3,60,000 ऐड किया, हम सब्ट्रैक्ट इतना करेंगे। इनकम टैक्स वाले पे हमको ध्यान नहीं देना है। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो ये क्या दे के रखा है मुझे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिया है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स अकाउंट के अकॉर्डिंग। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इतना है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह इतना है। नाउ व्हाट आई शुड कंसिडर, तो व्हेन इट कम्स टू मैट,
मैट के लिए मुझे कंसिडर क्या करना है, नॉर्मल प्रोविजंस के लिए मुझे कंसिडर क्या करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आ जाऊँ इस पे, दैट इज बुक प्रॉफिट, बुक्स के अकॉर्डिंग सी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसकी, बुक प्रॉफिट, और ये क्यों दिया, देखो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैट को सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब है, इट इज नॉट कंसर्न अबाउट कि आपका इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है। तो मैट के पर्सपेक्टिव से टोटल करो इसको टोटल करो, विच एवर इज लेस वो आप कंसिडर करोगे। बट जब आप इनकम टैक्स मतलब नॉर्मल प्रोविजंस की बात करते हो तो वहां तो विच एवर इज लेस देखना ही नहीं है, ये भी अलाउ होगा, टोटल ये भी आपका अलाउ होगा। इसका टोटल आता है आपका 5,20,000, 4,20,000, और इसका टोटल आता है 6,40,000। ये दोनों अलाउ होंगे जब नॉर्मल प्रोविजंस होगा, और जब हमारा मैट वाला होगा तो विच एवर इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आपका क्या होता है, अलाउ होता है। ओके, तो कहाँ गया, देखो या ये रहा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आई होप जितना स्पीड में और जितना रेलिवेंट सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती थी दैट आई हैव टोल्ड यू। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मैट में एक बार बुक प्रॉफिट निकल जाए तो बुक प्रॉफिट निकलने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट 15% आपको मैट अप्लीकेबल करना है, सरचार्ज है तो सरचार्ज अप्लाई करना है, चेक की कितना आपको पे करना होगा, राइट। अब ये अगेन एक क्वेश्चन है, नाउ यू कैन डू मैट के क्वेश्चंस, देयर इज नो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैट के प्रोविजंस को करने के लिए। अब आते हैं इसके बाद किसके ऊपर, पार्टनरशिप के बाद एओपी भी आई। इसको मैं अभी यहीं पॉज कर रही हूँ, इसको मैं अलग से आपको दे रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं आई है। तो मेरे सारे ये मैट हो गया, मैट कंप्लीट हो गया, इसको मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। मैट कंप्लीट हो गया मेरा, इसके बाद मेरा एओपी बीओआई आप देखोगे, आप पार्टनरशिप फर्म देखोगे, एंड इसके बाद हमारा 10AA SCZ वाला होगा, बिजनेस ट्रस्ट, सारा कंपाइल्ड उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे में वो सब खत्म हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे अब आपको टाइम देना पड़ेगा, मेरे हाथ में नहीं है इतना। तब तक देखो, आप जब तक इंटरनेशनल टैक्सेशन वापस आके कर रहे होगे, ये कर रहे होगे, फॉर श्योर 2 घंटे 1-1.5 घंटे कितने भी घंटे में लाइट वापस आ जाएगी और आपको वेरियस एंटिटी आज एनी हाउ एट एनी कॉस्ट रात को मिल जाएगा। वेदर मैं रात को 1 बजे अपलोड करूँ, 12 बजे, जितने भी बजे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपको वो मिलेगा 101%। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।